नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम प्रश्नोत्तरी भाग 17 के अंतर्गत कुल 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और उन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 301 कि हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम है। कहने का आशय है कि हिंदी में जो काव्य भाषा परक समीक्षक कौन है। अब हिंदी में काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम विकल्प 1 की बात करें तो डॉक्टर रघुवंश है, या फिर विकल्प 2 विजय देवनारायण शाही, विकल्प 3 नेमचंद्र जैन, या फिर विकल्प 4 है राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो बिल्कुल सही आप समझ रहे हैं कि विकल्प प्रश्न संख्या 301 का विकल्प 4 राम स्वरूप चतुर्वेदी इज राइट आंसर। देखिए, हिंदी भाषा की बात करें, अगर कोई व्यक्ति होगा काव्य परक समीक्षा तभी कर पाएगा, कब कर पाएगा, जब उसका स्वरूप कैसा होगा, बिल्कुल राम जैसा होगा और वह व्यक्ति चतुर भी हो। ठीक है ना। तो वही कह रहे हैं कि काव्य भाषा परक समीक्षक कौन है। तो काव्य भाषा परक समीक्षक वही हो सकता है जो क्या हो, राम के स्वरूप वाला हो और उसके साथ साथ चतुर हो। तो कहने का आशय है कि राम स्वरूप चतुर्वेदी इज राइट आंसर। तो प्रश्न संख्या 301 का विकल्प 4 राम स्वरूप चतुर्वेदी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 302 है कि संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता हैं। कहने का आशय यह है कि किसने इस सूत्र का प्रतिपादन किया है कि संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता कौन है। विकल्प 1 की बात करें तो विकल्प 1 है रमेश कुंतल मेघ, विकल्प 2 विजय देवनारायण शाही, विकल्प 3 मुक्तिबोध, या फिर विकल्प 4 है मनोहर श्याम जोशी। तो बिल्कुल कह रहे हैं कि संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन का सूत्र जो है कौन दे सकता है, बोले वही जो बिल्कुल मुक्ति होगा, जिसे मुक्ति का बोध प्राप्त होगा, वही क्या कर सकता है कि संवेदनात्मक ज्ञान दे सकता है और ज्ञानात्मक संवेदना कर सकता है। तो मुक्ति फार मुक्ति बोध द्वारा जो है ये सूत्र दिया गया है। तो प्रश्न संख्या 302 का विकल्प 3 मुक्ति बोध इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 303 है कि हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ कब हुआ। कह रहे कि हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का आरंभ कब होता है। अब विकल्प 1 की बात करें तो 1907 में होता है, विकल्प 2 1910 में, विकल्प 3 1900 में, या फिर विकल्प 4 है 1885 में। देखिए, कह रहे हैं कि हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ, भाई देखो, अगर हिंदी में किसी की तुलना करनी है ना तो उसको साथ साथ रखोगे, साथ साथ फार 1907 में तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ होता है। ठीक है ना। किसी व्यक्ति की, वस्तु की, पुस्तक की, कवि की, रचनाकार की अगर आपको तुलना करनी होगी तो तुलना करने के लिए उनको साथ साथ रखना होगा ना। तो साथ साथ फार 1907 से जो है तुलनात्मक आलोचना का आरंभ होता है। इस क्लू को आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो प्रश्न संख्या 303 का विकल्प 1 1907 इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 304 है किसने देव और बिहारी ग्रंथ लिखकर देव को बिहारी से बड़ा कवि बताया है ना। कह रहे हैं कि इनमें से कौन है जिन्होंने देव और बिहारी ग्रंथ लिखा, पहली चीज तो ध्यान दीजिए, और दूसरा देव को बिहारी से बड़ा बता दिया है। तो जब देखे होंगे कभी देव बिहारी बड़े हैं या बिहारी बड़े हैं या देव बड़े हैं, इस पर ढेर सारे ग्रंथ लिखे गए हैं। ठीक है ना। तो इसमें कह रहे हैं कि किसने इस ग्रंथ को लिखा, देव और बिहारी, और देव को बिहारी से बड़ा बताया है। विकल्प 1 की बात करें तो लाला भगवान दीन ने तो उसको उल्टा लिखा है, बिहारी और देव लिखा है। ठीक है ना। विकल्प 2 पदम सिंह शर्मा जी की बात करें तो पदम सिंह शर्मा जी ने, है ना, बिहारी की जो दोहे हैं, बिहारी के दोहों को शक्कर की रोटी कहा है। विकल्प 3 की बात करें कृष्ण बिहारी मिश्र, तो कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव और बिहारी नामक ग्रंथ लिखा है और इस ग्रंथ के माध्यम से इन्होंने देव को, है ना, बिहारी से बड़ा बताया है। और विकल्प 4 मिश्र बंधु, तो मिश्र बंधु का इससे कोई संबंध नहीं है। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। प्रश्न संख्या 304 का विकल्प 3 कृष्ण बिहारी मिश्र इज राइट आंसर। अब इसे कैसे दिमाग में बैठाएंगे कि देव और बिहारी ग्रंथ के लेखक। तो देखिए, सबसे पहले आप दिमाग में रखिएगा देव कौन है, बोले सर कृष्ण देव है, और बिहारी है। तो जहाँ पे देखिएगा कृष्ण देव हैं, जो कि कृष्ण एक देव हैं, और बिहारी हैं। तो देव बिहारी अगर रचना आ जाए तो कृष्ण बिहारी पर जाइएगा, और बिहारी और देव अगर आ जाए, पहले बिहारी आ जाए
इसके बाद में तो बिहारी को बिहार में लाला लाला कहते हैं, यानी कि लाला भगवान दीन की रचना है बिहारी और देव, है ना। तो बिहारी को बड़ा किसने बताया है? लाला भगवान दीन ने बताया है। ठीक है, तो इस तरह से आप दिमाग में रखिएगा। और इनमें जो विवाद था बड़ा वही माना जाता है इसका नाम पहले आता है। तो देव का पहले नाम आया, तो देव बड़े हैं बिहारी से, किसके अनुसार? कृष्ण बिहारी मिश्र के अनुसार। अगर बिहारी और देव आ जाए तो उसमें बिहारी बड़े हैं देव से, इसको किसने माना है? लाला भगवान दीन ने माना है। तो इस प्रकार से आप इसको भी दिमाग में रखते हुए चलिएगा। तो प्रश्न संख्या 304 का जो राइट आंसर है कि बिहारी और देव ग्रंथ के लेखक हैं कृष्ण बिहारी मिश्र, और इन्होंने देव को बिहारी से बड़ा बताया है। ठीक है, प्रश्न संख्या 305 है कि अगेय वागार्ध का वैभव किसकी कृति है? कहने का आशय है कि अगेय जी वागार्ध के वैभव है, यह कृति किसकी है, रचना किसकी है? विकल्प 1 डॉक्टर देवराज की है, विकल्प 2 रमेश चंद्र शाह की है, विकल्प 3 नामवर सिंह की है, या फिर विकल्प 4 अमृत राय की है। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। अगेय वागर्ध का वैभव, वागर्ध का वैभव किसका है? बोले सर शाह का है। देखे होंगे इस समय अमित शाह का है, तो आपको विकल्प मिल जाएगा रमेश चंद्र शाह। अमित शाह से रमेश चंद्र शाह को आप जोड़ लीजिएगा। कह रहे किसकी वागर्ध का वैभव है? अगेय के वागर्ध का वैभव रमेश चंद्र शाह द्वारा लिखा गया है। तो वागर्ध का वैभव रमेश चंद्र शाह, रमेश चंद्र शाह। ठीक है, ऐसे दिमाग में बैठाइएगा। प्रश्न संख्या 306 है कि सुमित्रानंदन पंत किसकी आलोच्य कृति है? कहने का आशय है कि इनमें से किसने जो है सुमित्रानंदन पंत नामक या शीर्षक कृति लिखी है? अब विकल्प 1 की बात करें तो नंद दुलारे वाजपेयी हैं, या फिर विकल्प 2 नामवर सिंह है, विकल्प 3 डॉक्टर नागेंद्र हैं, या फिर विकल्प 4 रांगे राघव हैं। तो बिल्कुल अगर बात किया जाए कि सुमित्रानंदन पंत कौन लिखते हैं? विकल्प 3 डॉक्टर नागेंद्र इज राइट आंसर। ठीक है ना, सुमित्रानंदन पंत कौन? डॉक्टर नागेंद्र सुमित्रानंदन पंत। अब देखिए सुमित्रानंदन पंत की आलोचना कौन करता है? तो सुमित्रानंदन पंत की आलोचना जो होगा वो डॉक्टर नागेंद्र कर रहे हैं, है ना। तो पंत नंदो में नंद, सुमित्रानंद, नंद की आलोचना कौन करेगा? लो डॉक्टर करेंगे। डॉक्टर कर रहे हैं कि ये तो झूठा बोलते हैं। ठीक है, ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा। सुमित्रानंदन पंत की आलोचना कौन? डॉक्टर नागेंद्र करते हैं, डॉक्टर नागेंद्र। ठीक है, प्रश्न संख्या 307 है कवि सुमित्रानंदन पंत किस आलोचक की रचना है? देखिए सुमित्रानंदन पंत की बात आ जाएगी डॉक्टर का, और कब सुमित्रानंदन पंत आ जाए तो ये किसकी आलोचना है? यानी कि कभी बढ़ा दिया इन्होंने। वहाँ पर सुमित्रानंदन पंत की आलोचना डॉक्टर नागेंद्र ने किया, तो कभी सुमित्रानंदन पंत की आलोचना कौन करेगा? ठीक है ना, विकल्प 1 की बात करते हैं डॉक्टर नागेंद्र, नहीं, उन्होंने तो सुमित्रानंदन पंत। विकल्प 2 शिवदान सिंह चौहान, विकल्प 3 प्रकाश चंद्र गुप्त, या फिर विकल्प 4 है नंद दुलारे वाजपेयी। देखिए मित्रों, जब हम लोग किसी को दुलार में बुलाते हैं, प्रेम में बुलाते हैं ना, तो उसका नाम लेकर नहीं बुलाते हैं, बल्कि उसके साथ कुछ उपाधि लगाते हैं। सुमित्रा कहना चाहिए था सुमित्रानंदन, तो सुमित्रानंदन पंत ना कहकर कभी सुमित्रानंदन पंत। और कभी सुमित्रानंदन पंत कब बुलाया जा रहा है? दुलार में। दुलार फार दुलारे वाजपेयी द्वारा लिखा की आलोचक रचना है। ठीक है ना, तो ये रचना आलोचना की किसने लिखी है? नंद दुलारे। दुलार में कभी सुमित्रानंदन पंत कह रहे हैं। ठीक है ना, सुमित्रानंदन पंत डॉक्टर नागेंद्र ने, और कभी सुमित्रानंदन पंत दुलार में, दुलार फार नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचना है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 307 का विकल्प 4 नंद दुलारे वाजपेयी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 308 है कि प्रगतिवाद आलोचना के मान, है ना, प्रगतिवाद आलोचना के मान किसकी कृति है? देखिए मित्रों, ये जितनी भी आलोचनात्मक रचनाएं आप देख रहे हैं बड़ी महत्वपूर्ण है। ये किसी न किसी परीक्षा में आपसे जरूर मिलेंगे, इसलिए इनको बिल्कुल ट्रिक की सहायता से, क्लू की सहायता से जैसे भी याद हो जाए याद करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, अप्रगतवाद आलोचना का मान, अप्रगतवाद आलोचना के मान है, ये कृति किसकी है? तो कह रहे हैं विकल्प 1 राजेंद्र यादव की है, या फिर विकल्प 2 देवी शंकर अवस्थी की है, या फिर विकल्प 3 शिवदान सिंह चौहान की है, या विकल्प 4 मैनेजर पांडे की है। तो प्रगतिवाद आलोचना के मान, प्रगतिवाद आलोचना के मान, है ना, आलोचना का मान किसका होगा? है ना, तो बिल्कुल समझिएगा शिवदान चौहान। आलोचना के मान शिवदान सिंह चौहान जी की रचना है। तो प्रगति किसकी होती है? तो प्रगति तो शिव के दान की कृपा से हो रही है। और मान क्या मिलेगा? शिवदान चौहान। तो प्रगतिवाद आलोचना के मान शिवदान चौहान की रचना है। प्रगतिवाद आलोचना के मान शिवदान चौहान, प्रगतिवाद आलोचना के मान शिवदान चौहान, आलोचना के मान शिवदान चौहान। ऐसे बैठाने का प्रयास करिएगा, निश्चित रूप से ये प्रश्न आपका बन जाएगा। ठीक है ना, तो प्रश्न संख्या 308 का विकल्प 3 शिवदान चौहान इज राइट आंसर।
प्रश्न संख्या 309 है कि हरबंस राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में प्रकाशित है। तो बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। प्रश्न घुमा फिरा के कई तरह से पूछा जाता है, ठीक है ना। विकल्प 1 की बात करें तो 5 भागों में है, विकल्प 2 4 भागों में है, विकल्प 3 3 भाग में है, या फिर विकल्प 4 2 भागों में है। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि हरबंस राय बच्चन की जो आत्मकथा है वो बिल्कुल 4 भागों में है, ठीक है ना। पहला भाग जो इसका है वो है जो इसे आप देखेंगे, क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, 1969 में लिखा गया है। दूसरा भाग है जिसे हम लोग कहते हैं कि निर्माण, नीट का निर्माण फिर, अब नीट का निर्माण फिर 1970 में। तीसरा भाग है बसेरे से दूर, 1978 में। बसेरे से दूर मैंने काम करने के लिए 7-8 घंटे के लिए। और अगला है 10 द्वार से सोपान तक, यानी कि चौथा भाग जो है 1885 ईस्वी में है। तो 69, 70, 78 और 85 ये 4 इनके क्रम हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप सही समझ गए कि हरबंस राय बच्चन जी की जो जीवनी है उसके 4 भाग हैं, है ना। क्या भूलूं क्या याद करूं 69 में, है ना। नीट का निर्माण फिर 70 में, बसेरे से दूर 1978 में, और 10 द्वार से सोपान तक 1985 में। तो सारी जो आत्मकथा है चारों भाग आपने देखा, उसका प्रकाशन वर्ष देखा। तो प्रश्न संख्या 309 का विकल्प 2 4 इज राइट आंसर, ठीक है ना। बच्चे 4 इनकी आत्मकथा के 4 भाग हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 310 है कि क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा के लेखक। देखिए आ गया वही बच्चन जी की आत्मकथा का जो पहला भाग है, क्या भूलूं क्या याद करूं, 1969 में लिखा गया है। इसे दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल सही बता रहे हैं कि क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा के लेखक है विकल्प 1 यशपाल, विकल्प 2 हरबंस राय बच्चन, विकल्प 3 जवाहरलाल नेहरू, या फिर विकल्प 4 हरिभाऊ उपाध्याय। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं हरबंस राय बच्चन जी की आत्मकथा है, और आत्मकथा का पहला भाग है 1969 में लिखा गया है, ठीक है। प्रश्न संख्या 311 है कि रसीदी टिकट किसकी रचना है। विकल्प 1 की बात करें तो अमृता प्रीतम की, विकल्प 2 मंजुल भगत की, या विकल्प 3 मृणाल पांडे की, या फिर विकल्प 4 परमिंदर सिंह की। तो बिल्कुल रसीदी टिकट है ना, रसीदी टिकट क्या है, प्रेम से प्रीतम को दिया, है ना। कोई व्यक्ति है जो क्या करता है, रसीदी टिकट देता है प्रेम से किसको, अपने प्रीतम को। तो रसीदी टिकट अमृता ने क्या किया, प्रेम से किसको दे दिया, प्रीतम को दे दिया। रसीदी टिकट प्रीतम को दीजिए, प्रीतम को दीजिए, अमृता ने प्रीतम को दिया। बस दिमाग में बैठा लीजिएगा कि रसीदी टिकट किसने, बोले सर रसीदी टिकट जो है अमृता ने अपने प्रीतम को दे दिया। तो रसीदी टिकट अपने प्रीतम को दिया, तो प्रीतम से हो जाएगा अमृता, प्रीतम इसके जो है रचनाकार हैं। तो प्रश्न संख्या 311 का विकल्प 1 अमृता प्रीतम इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 312 है कि राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा का नाम क्या है, यानी कि राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा है। विकल्प 1 मेरा जीवन प्रवाह, विकल्प 2 मेरी आत्मकथा कहानी, विकल्प 3 मेरी जीवन यात्रा, और विकल्प 4 है मेरी अपनी कहानी। तो बिल्कुल 312 प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, इसमें बड़ी महत्वपूर्ण आत्मकथाएं आपको देखने को मिल रही हैं। विकल्प पहला है कि मेरा जीवन प्रवाह, बिल्कुल मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि का है, जिसे वियोगी हरि जी ने 1948 में लिखा था। विकल्प 2 है मेरी आत्मकहानी। अरे भैया मेरी आत्मकहानी तो सुंदर है, सुंदर पार 1941 में श्याम सुंदर दास जी की आत्मकहानी है, और आधुनिक की पहली आत्मकहानी मानी जाती है। तीसरा है मेरी जीवन यात्रा, बिल्कुल मेरी जीवन यात्रा राहुल की, है ना, आत्मकथा है, ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 4 है मेरी अपनी कहानी, नहीं बल्कि मेरी अपनी कथा होना चाहिए था, तो पुन्नालाल बख्शी जी का है, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 312 का विकल्प 3 मेरी जीवन यात्रा इज राइट आंसर, ठीक है ना। तो राहुल सांकृत्यायन जो है एक यात्रा साहित्य के लेखक थे, बहुत घुमक्कड़ थे, इधर उधर घुमा करते थे। तो इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो ये जो व्यक्ति यात्रा करने वाला होगा, यात्री होगा, वो क्या लिखेगा, अपने जीवन की यात्रा ही तो लिखेगा अपनी आत्मकथा में। तो मेरी जीवन यात्रा से राहुल सांकृत्यायन की यात्रा, मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा है, ऐसे दिमाग में बैठाने का प्रयास करिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 313 है कि मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है। अभी आपने देखा है कि मेरा जीवन प्रवाह, ठीक है ना। अब विकल्प 1 की बात करें, आगे का है, विकल्प 2 राहुल सांकृत्यायन का है, विकल्प 3 श्याम सुंदर दास का है, या फिर विकल्प 4 वियोगी हरि का है। तो बिल्कुल वियोगी हरि का वियोगी हरि मेरा जीवन प्रवाह, है ना। मेरा जीवन प्रवाह कैसा है, बोले वियोगी है, वियोगी का प्रवाह, है ना। वियोगी कहाँ है, कहाँ ना है ना, आज यहाँ कल वहीं है। तो वियोगी का जीवन बिल्कुल प्रवाह का है,
और इसे वर्ष 1948 ईस्वी में लिखा गया है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 313 का विकल्प 4 वियोगी है इज राइट आंसर। श्याम सुंदर दास जी का भी आपने देखा है, क्या देखा, मेरी आत्मकहानी सुंदर है। राहुल शंकरतान का भी देखा, मेरी जीवन यात्रा है। तो इसे भी आप बार बार देखिए, कई बार देखिए, जितनी बार देखेंगे उतनी मजबूत आपकी पकड़ बनेगी। ठीक है। प्रश्न संख्या 314 है कि जूठन किस प्रकार, किस रचनाकार की आत्मकथा है। देखिए जूठन एक आत्मकथा है और किसकी आत्मकथा है। तो विकल्प 1 कह रहे हैं गोपाल राय की, विकल्प 2 मुंशी प्रेमचंद जी की, विकल्प 3 ओम प्रकाश वाल्मीकि की, या फिर विकल्प 4 कुंवर बेचैन की। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि जूठन, झूठ नहीं, किसका जूठन है। बोले सर ये जूठन तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। किसका जूठन, ओम प्रकाश वाल्मीकि का, ओपी वाल्मीकि का क्या है, जूठन है। कब लिखा गया, तो 1900, ध्यान में रखिएगा, संभवतः 1947 की रचना है, दिमाग में रख लीजिएगा। कब, 1947 में लिखा गया जूठन। किसका जूठन, बोले सर ओम प्रकाश का जूठन, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जूठन। जूठन रचना है, ओम प्रकाश वाल्मीकि इसकी आत्मकथा है। तो 314 का विकल्प 3 ओम प्रकाश वाल्मीकि राइट आंसर। प्रश्न संख्या 315 है कि यशपाल की आत्मकथा है। विकल्प 1 आत्मकहानी, विकल्प 2 सिंहावलोकन, विकल्प 3 की बात करें तो बसेरे से दूर, और विकल्प 4 है मेरी आत्मकहानी। विकल्प 4 है मेरी आत्मकहानी। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, जो यशपाल जी का आत्मकथा है उस कथा का नाम है सिंहावलोकन। क्या है, सिंहावलोकन। देखिए यस 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 यस, वाई से यस, सिंह है ना। तो सिंहावलोकन, यशपाल का सिंहावलोकन। और सिंहावलोकन जो इनकी आत्मकथा है, इसके 3 भाग हैं। पहला भाग 51 में आया, दूसरा भाग 52 में आया, तीसरा 55 में आया। तो 51, 52 और 55, 51, 52, 55, 51, 52, 55 दिमाग में रख लीजिएगा। यशपाल की आत्मकथा है, नाम है सिंहावलोकन, इसके 3 भाग हैं। तो प्रश्न संख्या 315 का विकल्प 2 सिंहावलोकन इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 316 है कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा है। इन्हीं की कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा किसकी है। विकल्प 1 कह रहे हैं मैत्री पुष्पा की है, विकल्प 2 किशड़ा सोबती की है, विकल्प 3 मृदुला गर्ग की, या फिर विकल्प 4 कुसुम की है। तो कस्तूरी कुंडल बसे, कस्तूरी कुंडल बसे। और जब हम लोग इसको पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि कस्तूरी कुंडल में पुष्पा, कस्तूरी कुंडल में पुष्पा है ना। इन्हीं की मैत्री पुष्पा जी की क्या है, आत्मकथा है। तो पहला भाग आपने देखा है ना, कस्तूरी कुंडल में है, जो कि 2002 में लिखा गया है। और दूसरी इनकी आत्मकथा का दूसरा भाग है गुड़िया भीतर गुड़िया, है ना, जो कि 2008 में इन्होंने लिखा है मैत्री पुष्पा ने। तो मोटी चीज़ें दिमाग में रख लीजिएगा कि कस्तूरी कुंडल बसे पहला भाग इनकी आत्मकथा का 2002 में, और दूसरा भाग मैत्री पुष्पा का आता है गुड़िया भीतर गुड़िया 2008 में। तो 2 दिमाग में रखिएगा, इनकी आत्मकथा के 2 भाग हैं, कस्तूरी कुंडल में पहला भाग और दूसरा है गुड़िया भीतर गुड़िया। तो कस्तूरी कुंडल है ना, तो दिमाग में रखिएगा कुंडल, कस्तूरी का कुंडल कौन पहनता है, बोले सर पुष्पा कस्तूरी का कुंडल पहनती है, कस्तूरी कुंडल है ना, दिमाग में रख लीजिएगा, पुष्पा पर मैत्री पुष्पा। तो प्रश्न संख्या 316 का विकल्प 1 मैत्री पुष्पा इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 317 है कि हिंदी की पहली आत्मकथा है। कहने का आशा है कि इनमें से कौन सी आत्मकथा है जो कि हिंदी की पहली आत्मकथा है। विकल्प 1 आत्मकथा, विकल्प 2 अर्ध कथानक, विकल्प 3 मेरी आत्मकहानी, या फिर विकल्प 4 है सिंहावलोकन। ठीक है ना। तो मेरी पहली आत्मकथा है ना, हिंदी की पहली आत्मकथा अर्ध कथानक है। तो देखिए जो पहली कहानी लिखी जाएगी, पहली कथा लिखी जाएगी या आत्मकथा लिखी जाएगी ना, वो कहीं ना कहीं अर्ध रहेगी, कुछ ना कुछ छूट जाएगा है, क्योंकि शुरुआत हो रहा है। तो बस दिमाग में बैठा लीजिएगा, पहली आत्मकथा जो थी वो अर्ध थी। किसकी है, बनारसी दास चतुर्वेदी जी की है, गद्य और पद्य में है, संभवतः ब्रज भाषा में लिखी गई है। तो ये सब चीज़ें आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। हिंदी की पहली आत्मकथा अर्ध रही, अर्ध पर अर्ध कथानक, ध्यान में रखिएगा। और एक देखेंगे आगे जाकर के डॉक्टर नागिन जी का है कि अर्ध कथा, यहाँ पे अर्ध कथानक है, उनकी आत्मकथा अर्ध कथा है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 317 का विकल्प 2 अर्ध कथानक इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 318 की आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा है, यानी कि आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा क्या है। अब विकल्प 1 कह रहे हैं कि निज वृत्तांत, विकल्प 2 तरुण के स्वप्न, विकल्प 3 मेरी आत्मकहानी, और विकल्प 4 है साधना के
पथ पर। तो प्रश्न संख्या 318 को आप देखेंगे तो बिल्कुल सीरियसली रूप से देखिएगा, ठीक है ना, क्या है। अब विकल्प कह रहे हैं कि आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा, अभी हमने आपको बताया था, ठीक है ना, मेरी आत्मकहानी सुंदर है। मेरी आत्मकहानी सुंदर है हिंदी की आधुनिक युग की पहली आत्मकथा है, जिसे कौन, श्याम सुंदर दास जी ने 1941 ईस्वी में लिखा था, है ना, 1941, दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो मेरी आत्मकहानी सुंदर है मतलब पहली आत्मकथा है आधुनिक ढंग की, और श्याम सुंदर दास जी इसके लेखक हैं, इसे दिमाग में आप रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 319 पर। परिव्राजक की प्रजा के लेखक है। कहने का आशा है कि जो परिव्राजक की प्रजा है, इस आत्मकथा के लेखक कौन है। विकल्प 1 देवेंद्र सत्यार्थी हैं। विकल्प 2 की बात करें तो गुलाब राय हैं। विकल्प 3 शांति प्रिय द्विवेदी, या फिर विकल्प 4 है देवराज उपाध्याय। तो बिल्कुल जो परिव्राजक की प्रजा होती है ना, तो परिव्राजक की प्रजा क्या है, उसे शांति और प्रिय, शांति प्रिय होती है। बोले सर परिव्राजक की प्रजा कैसी होती है, बोले शांति प्रिय, शांति प्रिय। परिव्राजक की प्रजा पासे प्रिय, पासे परिव्राजक, पासे प्रजा, पासे शांति प्रिय, शांति प्रिय होती है। तो परिव्राजक की प्रजा शांति प्रिय होती है, शांति प्रिय होती है, इसे शांति प्रिय द्विवेदी इसके लेखक हैं। तो प्रश्न संख्या 319 का विकल्प 3 शांति प्रिय द्विवेदी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 320 है कि मेरे 7 जन्म किसकी आत्मकथा है। अब मेरे 7 जन्म किसकी आत्मकथा है। विकल्प 1 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा होगी। विकल्प 2 आबिद अली की। विकल्प 3 हंसराज रहबर की, या फिर विकल्प 4 है मनोहर श्याम जोशी की। तो मेरे 7 जन्म कौन साथ साथ रहता है, बोले सर हंस रहबर रहते हैं, है ना। साथ साथ कौन रहते हैं 7 जन्म, बोले हंस रहते हैं। हंस पर हंसराज रहबर जी की ये आत्मकथा है। ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा कि हंस देखे होंगे ना 7 जन्म तक साथ साथ रहते हैं, तो हंस पर हंसराज रहबर, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 320 का विकल्प 3 हंसराज रहबर इज राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 321 है कि तस्लीमा नसरीन की आत्मकथा का नाम है। कहने का आशा है कि जो तस्लीमा नसरीन जी हैं उनकी आत्मकथा है। विकल्प 1 आत्मनिरीक्षण। विकल्प 2 मेरे बचपन के दिन। विकल्प 3 जूठन, और विकल्प 4 है बातों बातों में, ठीक है ना। अब इन सबको कैसे दिमाग में बैठाया जाए, तो इसे दिमाग में थोड़ा सा रखना होगा। देखिए तस्लीमा नसरीन जी का बात करते हैं, तो तस्लीमा नसरीन जी का जो आत्मकथा है मेरे बचपन के दिन, कैसे दिमाग में रखेंगे, बोले सर मेरे बचपन के दिन बड़े हसीन थे। हसीन फॉर नसरीन, हसीन फॉर नसरीन, बचपन के दिन हसीन माने हो गया तस्लीमा नसरीन, हसीन नसरीन। इसे दिमाग में बैठाने का प्रयास करिएगा कि तस्लीमा नसरीन की आत्मकथा है मेरे बचपन के दिन। तो मेरे बचपन के दिन कैसे थे, बोले सर मेरे बचपन के दिन तो बड़े हसीन थे। हसीन फार तस्लीमा नसरीन इसके लेखक है, ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा। आत्मनिरीक्षण की बात करते हैं, सेठ गोविंद दास जी का आत्मकथा है। जूठन अभी आपने देखा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है, इसे दिमाग में आप रख लीजिएगा, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 321 का विकल्प 2 मेरे बचपन के दिन इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 322 है कि 60 वर्ष एक रेखांकन किसकी आत्मकथा है। 60 वर्ष एक रेखांकन किसकी आत्मकथा है। विकल्प 1 सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है। विकल्प 2 सत्यदेव परिव्राजक की है। विकल्प 3 सुमित्रा नंदन पंत की है, या फिर विकल्प 4 रामविलास शर्मा जी की है। तो देखिए 60 वर्ष एक रेखांकन है ना, तो भैया दिमाग में रखिएगा 60 वर्ष किसका, बोले सुमित्रा नंदन पंत जी की क्या है, आत्मकथा है, इसे दिमाग में रखिएगा। 60 वर्ष सुमित्रा नंदन पंत, 60 सुमित्रा, 60 से 60 से सुमित्रा, 60 से 60 से सुमित्रा, ऐसे दिमाग में रखिएगा कि सुमित्रानंद कितनी साल की है, बोले हमारी सुमित्रानंद तो 60 वर्ष की है, 60 वर्ष की सुमित्रानंद 60 वर्ष की। जिस तरह से भी आपको ये दिमाग में बैठ जाए, बैठाने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। तो सुमित्रानंद है, नंद कौन, नंदो में नंद सुमित्रानंद कै साल की, बोले सर 60 साल की है, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 322 का विकल्प 3 सुमित्रानंद पंत इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 223 है कि सहचर है समय किसकी आत्मकथा है। कहने का आशा है कि जो सहचर है समय, ये आत्मकथा किसकी है। विकल्प 1 अमृतलाल नागर की है। विकल्प 2 मैत्री पुष्पा की। विकल्प 3 राम लाल की, या फिर विकल्प 4 रामदरस मिश्र की। तो बिल्कुल सही आपने समझा कि रामदरस मिश्र की है। देखिए समय के साथ कौन चलते हैं, बोले समय के साथ साथ
राम का दर्श करो। समय के साथ साथ अब आपके सहचर कौन चलते हैं? तो भैया राम चलते हैं, राम। सहचर कौन है? बोले राम। रामदरस मिश्र जी की आत्मकथा है। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 323 का विकल्प 4 रामदास मिश्र जी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 324 है संतरे और संतरे आत्मकथा किसकी है ना? बिल्कुल। विकल्प 1 अनीता राकेश, विकल्प 2 अमृता प्रीतम, विकल्प 3 मनोहर श्याम जोशी और विकल्प 4 है यशपाल। देखिए संतरे और संतरे मांग कर कौन खाता है? बोले अनीता क्या करती है? मोहन राकेश जी की पत्नी है। तो मोहन राकेश जी से खूब संतरे मांग के खा रहे हैं, और संतरे दो और संतरे दो और संतरे दो। बस दिमाग में रखिएगा कि संतरे और संतरे किसकी आत्मकथा है? बोले अनीता की है। अनीता और संतरे खा रहे हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से दिमाग में रखिएगा। संतरा मांग कर कौन? अनीता। किससे? राकेश से। तो अनीता राकेश की आत्मकथा है संतरे और संतरे। तो प्रश्न संख्या 324 का विकल्प 2 विकल्प 1 अनीता राकेश राइट आंसर। प्रश्न संख्या 325 है कि डॉक्टर देवराज उपाध्याय की आत्मकथा है। कहने का आशा है कि देवराज की आत्मकथा कौन है? विकल्प 1 अपनी कहानी, विकल्प 2 यौवन के द्वार पर, विकल्प 3 आत्मपरिचय और विकल्प 4 है आत्मनिरीक्षण। ठीक है ना। तो देखिए डॉक्टर देवराज की बात करते हैं तो डॉक्टर देवराज जी की जो आत्मकथा है यौवन के द्वार पर। अब यौवन के द्वार पर कौन खड़ा है? बोले सर यौवन के द्वार पर देवराज, देव यौवन पे राज पर देव, यौवन देव ए महाराज यौवन देव फार देवराज और यौवन फार यौवन के द्वार पर। यौवन के द्वार पर कौन खड़ा है? देवराज उपाध्याय खड़े हैं और यौवन देव। बस जिस प्रकार से भी आपके दिमाग में बैठ जाए इसे बैठाने का आप प्रयास करिएगा, क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण आत्मकथा है, परीक्षा में पूछी जा सकती है। ठीक है ना। आप देख रहे हैं दूसरा आत्मपरिचय। तो आत्मपरिचय की बात करते हैं तो रेणु फणीश्वरनाथ रेणु जी की जो आत्मकथा है क्या है? वो आत्मपरिचय शीर्षक से लिखी गई है, 1988 में लिखी गई है। आत्मनिरीक्षण की बात करते हैं तो आत्मनिरीक्षण सेठ गोविंद जी का है और 1958 में लिखा गया है। तो सेठ गोविंद अपना आत्मनिरीक्षण करता है, इसे भी ध्यान में आप रख लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए अब प्रश्न संख्या 326 है कि घर की बात के लेखक कौन है? विकल्प 1 रामविलास शर्मा है, विकल्प 2 हंसराज रहबर है, विकल्प 3 रेणु है या फिर विकल्प 4 अगे है। अब घर की बात है ना, घर की बात क्या करो भैया, घर की बात है ना, बिल्कुल घर में रखो। घर की बात किसके? बोले ये तो रामविलास के घर की बात है। घर की बात किसके? बोले सर ये तो रामविलास शर्मा के घर की बात है। क्या घर की बात है? कि स्वर्ग से सुंदर सपनों से सुंदर, है ना। कुछ दिमाग में रखिएगा। घर की बात किसके घर की बात? बोले सर रामविलास के घर की बात है ना। गांव में देखे होंगे लोग चर्चा करते हैं भैया ये उनके घर की बात है। तो ये बात किसकी है? ये डॉक्टर रामविलास शर्मा जी के घर की बात है। तो घर की बात है ना, इसके लेखक है डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो प्रश्न संख्या 326 का विकल्प 1 डॉक्टर रामविलास शर्मा इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 327 है कि लखनऊ मेरा लखनऊ के लेखक हैं। लखनऊ मेरा लखनऊ है ना। विकल्प 1 चतुर्सेन शास्त्री हैं या फिर विकल्प 2 वियोगी हरि हैं, विकल्प 3 डॉक्टर नागेंद्र हैं या फिर विकल्प 4 मनोहर श्याम जोशी हैं। तो लखनऊ मेरा लखनऊ बड़ा मनोहर है। लखनऊ मेरा लखनऊ बड़ा मनोहर है। मनोहर फार मनोहर श्याम जोशी, है ना। इसीलिए तो कहते हैं मेरा लखनऊ है ना। लखनऊ बड़ा मनोहर है, मन को हरने वाला है। तो मेरा लखनऊ बड़ा मनोहर है। मनोहर फार मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखा गया है। तो इसको भी आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा। और इस ट्रिक का उद्देश्य है कि आसानी के साथ आपको याद हो जाए। किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं है, बस आसानी से आपके दिमाग में बैठे, हमेशा के लिए बैठे, इसका एकमात्र ही उद्देश्य है। ठीक है। प्रश्न संख्या 327 का आपने देखा विकल्प 4 मनोहर श्याम जोशी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 328 है कि मेरे जीवन में गांधी जी के लेखक हैं। मेरे जीवन में गांधी जी के लेखक कौन है? विकल्प 1 सुशीला नायर है, विकल्प 2 घनश्याम दास बिड़ला है, विकल्प 3 रामकुमार वर्मा या फिर विकल्प 4 रामदरस मिश्र। देखिए मेरे जीवन में गांधी जी है ना, कि मेरे जीवन में गांधी जी क्या है? बोले बड़ा बिरला पुरुष है, बिरला है। मेरे जीवन में गांधी जीवन से बिरला पुरुष कोई नहीं मिला। बिरला मेरे जीवन में गांधी जी बड़ा बिरला है। अब बिरला की बात जैसे आएगी आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए घनश्याम दास बिड़ला। मेरे जीवन में गांधी जी बिरला है, घनश्याम दास बिड़ला जी इसके लेखक हैं। तो मेरे जीवन में गांधी जी इसके लेखक हैं विकल्प 2। तो प्रश्न संख्या 328 का विकल्प 2 घनश्याम दास बिड़ला इज राइट आंसर।
अब प्रश्न संख्या 329 है कि मुक्तबोध की आत्मकथा के लेखक हैं, है ना, यानी कि जो मुक्तबोध की आत्मकथा लिखी गई है उस कथा के लेखक कौन है। विकल्प 1 है विष्णु चंद्र शर्मा, विकल्प 2 अमृत राय, विकल्प 3 जगदीश माथुर या फिर विकल्प 4 है शांति जोशी। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि मुक्तबोध की आत्मकथा विष्णु चंद्र शर्मा है। मुक्ति का बोध, है ना, अगर करना है तो भैया विष्णु का नाम लो, विष्णु विष्णु। मुक्ति, मुक्ति कौन, मुक्ति का बोध विष्णु विष्णु, यानी कि मुक्तिबोध की आत्मकथा विष्णु चंद्र शर्मा ने लिखा है। मुक्तिबोध विष्णु, मुक्तिबोध विष्णु, इस तरह से कुछ आप क्लू बनाइएगा, याद करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि आवारा मसीहा के लेखक है। कहने का आशय है कि जो आवारा मसीहा जीवनी है इसके लेखक कौन है। प्रश्न संख्या 330 है आवारा मसीहा के लेखक। विकल्प 1 मदन गोपाल, विकल्प 2 विष्णु प्रभाकर, विकल्प 3 डॉक्टर रघुवंश या फिर विकल्प 4 आगे है। तो देखिए आवारा मसीहा की बात करते हैं तो आवारा मसीहा क्या है, बोले सर एक जीवनी है। किसकी जीवनी है, बोले सर शरद चंद्र की जीवनी है, शरद चंद्र की जीवनी है। लेखक है विष्णु प्रभाकर, इसे दिमाग में रखिएगा। और कब लिखी गई है तो दिमाग में बैठा लीजिएगा 1974 में लिखी गई है। तो सारी चीज़ें आप यहाँ पर दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है ना, कि आवारा मसीहा किसकी, शरद चंद्र की जीवनी किसने लिखा, विष्णु प्रभाकर ने लिखा। कब लिखा, 1974 में लिखा, ठीक है। चलिए तो आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर, विष्णु विष्णु ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना। या आप कह सकते हैं मसीहा कौन है, बोले सर मसीहा तो विष्णु है ना, विष्णु फॉर विष्णु प्रभाकर का, है ना, रचना है। प्रश्न संख्या 331 है कि कलम का सिपाही के लेखक हैं। कहने का आशय है कलम के सिपाही जीवनी है। किसकी जीवनी है, तो मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। किसने लिखा है, प्रश्न ये पूछ रहा है। तो विकल्प 1 की बात करें, श्रीकांत जी ने लिखा है, श्रीकांत वर्मा। विकल्प 2 मदन गोपाल ने लिखा है। विकल्प 3 विष्णु चंद्र शर्मा ने लिखा है या फिर विकल्प 4 अमृत राय ने लिखा है। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, कलम का सिपाही आत्मकथा मुंशी प्रेमचंद जी की है और उसको लिखने वाले उनके स्वयं के पुत्र हैं जिनका नाम है अमृत राय, है ना। तो देखिए कलम का सिपाही क्या है, बोले सर अमृत है, अमृत की राय देता है। अमृत, कलम, कलम जिसकी चलती है ना, बिल्कुल अमृत बहती है, अमृत बहती है। तो कलम का सिपाही अमृत राय द्वारा लिखा गया है, इसे दिमाग में रखिएगा। जीवनी किसकी है, मुंशी प्रेमचंद जी की है, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 331 का विकल्प 4 अमृत राय इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 332 है कि आवारा मसीहा किसकी जीवनी है। देखिए वही प्रश्न थोड़ा सा घुमा के आ गया कि आवारा मसीहा लेखक वहाँ पे पूछा था, यहाँ पे जीवनी पूछ रहा है, इसे ध्यान दीजिएगा। जीवनी की बात करते हैं तो बिल्कुल विकल्प 1 शरदचंद्र की है, विकल्प 2 प्रेमचंद जी की है, विकल्प 3 रेणु की है या फिर विकल्प 4 आगे की है। तो आवारा मसीहा बिल्कुल सही समझ रहे हैं, शरदचंद्र की जीवनी है। इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर, 1974 में लिखी गई है। तो सारे जो इससे संबंधित प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को आप यहीं पर दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो प्रश्न संख्या 332 का विकल्प 1 शरदचंद्र इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 333 है कि मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है। मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है। विकल्प 1 शांतिपुर द्विवेदी की है, विकल्प 2 कविराज गोपीनाथ की है, विकल्प 3 शरदचंद्र की है या फिर विकल्प 4 स्वामी दयानंद सरस्वती की है। तो देखिए जो मनीषी होता है, मनीषी की लोक यात्रा, अब मनीषी की लोक यात्रा क्या होती है, बिल्कुल गोपी होती है, गोपी होती है ना। कविराज गोपी, गोपी होती है, गोपी फार कविराज गोपी जी की, है ना। मनीषी गोपी, मनीषी गोपी, मनीषी गोपी, ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा कि मनीषी की लोक यात्रा कवि गोपीनाथ द्वारा, है ना, लिखी गई है। तो कवि गोपीनाथ जी ने इसको लिखा है, इसे दिमाग में आप बैठा लीजिएगा, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 333 का विकल्प 2 कवि गोपीनाथ इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 334 है कि प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी ने प्रेमचंद की जीवनी किस नाम से लिखी है। 334 प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी ने प्रेमचंद की जीवनी किस नाम से लिखी। विकल्प 1 कलम का मजदूर, विकल्प 2 कलम का सिपाही, विकल्प 3 प्रेमचंद घर में या फिर विकल्प 4 अग्नि सेतु। तो देखिए बिल्कुल अगर उनकी पत्नी है ना तो दिमाग में रखिएगा प्रेमचंद घर में, प्रेमचंद घर में। अब दिमाग में रखिएगा, इसको याद करने की 2 किलो है। पहला तो आप क्या कह सकते हैं कि शिवरानी देवी प्रेम से घर में रहती थी। शिवरानी देवी क्या करते थे, प्रेम से घर में रहती थी। तो शिवरानी देवी फार शिवरानी देवी जरा प्रेम से घर में, है ना, प्रेमचंद के घर में। आप ये भी कह सकते हैं कि शिवरानी, है ना,
ने बताया कि प्रेमचंद घर में, प्रेमचंद के घर में कौन? बोले शिवरानी देवी रहते थे। शिवरानी देवी, या शिवरानी देवी प्रेम से क्या करते थे? घर में रहते थे। जिस प्रकार से भी आपको दिमाग में बैठ जाए, बैठाने का प्रयास करिएगा कि शिवरानी देवी क्या करती थी? प्रेम से घर में रहती थी। प्रेम से घर में फार प्रेमचंद घर में, और शिवरानी देवी फार शिवरानी देवी जी ने इसको लिखा है। तो प्रश्न संख्या 334 का विकल्प 3 प्रेमचंद घर में इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 335 है कि जीवनी साहित्य का आरंभ हुआ विकल्प 1 भारतेंदु युग से, विकल्प 2 द्विवेदी युग से, विकल्प 3 छायावाद युग से, या फिर विकल्प 4 है प्रेमचंद युग से। तो जीवनी साहित्य के आरंभ की बात करते हैं मित्रों, तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। प्रश्न संख्या 335 का विकल्प अगर देखा जाए तो 1 भारतेंदु युग इज राइट आंसर, ठीक है ना। तो जीवनी साहित्य का आरंभ भारतेंदु युग से हुआ है। और पहली जीवनी की बात अगर आ जाए तो दयानंद दिग्विजय द्वारा लिखी गई है। दयानंद दिग्विजय जीवनी है जो कि गोपाल शर्मा द्वारा लिखी गई है। दयानंद दिग्विजय कब लिखा गया? तो बिल्कुल 1881 में लिखा गया। इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो जीवनी साहित्य भारत में, जीवनी साहित्य भारत में, यानी कि जीवनी सबसे पहले भारतेंदु युग से शुरुआत होती है, ठीक है। प्रश्न संख्या 336 है कि अग्निसेतु किसकी जीवनी है? 336 अग्निसेतु किसकी जीवनी है? विकल्प 1 काजी नजरुल इस्लाम की, विकल्प 2 है मंजूर एहतसाम की, विकल्प 3 राही मासूम रजा, या फिर विकल्प 4 निराला की है। तो बिल्कुल जहाँ पे बात आ जाएगी कि अग्निसेतु, तो अग्नि क्या है? काजी नजरुल इस्लाम। अग्नि काजी, अग्नि सेतु कौन? बोले काजी नजरुल इस्लाम की जीवनी है। किसकी जीवनी है? काजी नजरुल इस्लाम की जीवनी है। तो प्रश्न संख्या 336 का विकल्प 1 काजी नजरुल इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 337 है कि सबसे बृहद जीवनी किसकी लिखी गई जो 3 भाग में है? अब विकल्प 1 की बात करें प्रसाद की, विकल्प 2 निराला की, विकल्प 3 की बात हम लोग करें तो प्रेमचंद जी की, या फिर विकल्प 4 है आगे की। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि अगर किसी की जीवनी सबसे बड़ी हो जाए और 3 भाग में हो तो बड़ी निराली होगी। निराली फार निराला जी की जीवनी है। तो इन विकल्पों में अगर आप देखेंगे तो सबसे बृहद जीवनी निराला जी की है और 3 भागों में की जीवनी लिखी गई है। तो दिमाग में रखिएगा कि सबसे बड़ी जीवनी अगर होगी तो बड़ी निराली होगी। निराली फार निराला दास जी की जीवनी है, निराला जी की जीवनी है, ठीक है। प्रश्न संख्या 338 है कि आवारा मसीहा के कितने पर्व हैं? आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर का किसकी जीवनी? शरद चंद्र की। कब लिखी गई? 1974 में। कितने पर्व हैं? ठीक है ना। विकल्प 1 2 पर्व, विकल्प 2 3 पर्व, विकल्प 3 4 पर्व, या फिर विकल्प 4 1 पर्व, ठीक है ना। तो बिल्कुल आवारा मसीहा को आप सही समझ रहे हैं। आवारा मसीहा में 3 पर्व है। मसीहा में 3 शब्द हैं तो 3 पर्व। आवारा मसीहा 3 पर्व, 3 पर्व। कितने पर्व हैं? 3 पर्व है। तो यहाँ पे बिल्कुल आप क्लियर कर लीजिए कि आवारा मसीहा जीवनी किसकी है ना। तो बिल्कुल शरद चंद्र जी की है। किसने लिखा है? विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। कब लिखा है? 1974 में लिखा है। कितने पर्व हैं? 3 पर्व हैं। तो सारे डेटा को आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। किसी प्रकार से भी कहीं से भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। प्रश्न संख्या 338 का आपने देखा विकल्प 2 है ना, क्या है कि 3 इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 339 है कि रेखा चित्र अवलिक संस्करण से कुछ प्रश्न आपको पूछे जाएंगे कि लाल तारा की विधा है। कहने का ऐसा है कि लाल तारा जो रचना है ये किस विधा की है? विकल्प 1 कहानी है, विकल्प 2 रेखा चित्र है, विकल्प 3 जीवनी, या फिर 4 एकांकी। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। लाल तारा एक रेखा होती है। जब आप देखेंगे आकाश में लाल तारा दिखाई देता है तो लाल तारा का रेखा चित्र दिखाई देता है। तो लाल तारा फार लाल तारा, रेखा चित्र फार रेखा चित्र है। अब कब दिखाता है? जब आप वृक्ष पे चढ़ते हैं। वृक्ष फार राम वृक्ष बेनीपुरी जी की ये रचना है, ठीक है ना। तो जब वृक्ष पे चढ़ के आप देखेंगे तो आकाश में लाल तारा दिखाएगा, यानी कि लाल तारा का चित्र दिखाई देगा। तो तीनों चारों चीज़ें आप दिमाग में रख लीजिएगा कि लाल तारा क्या है? एक रेखा चित्र है। किसका है? राम वृक्ष बेनीपुरी जी का है। तो इसी भी दिमाग में आप रख लीजिएगा। तो प्रश्न संख्या 339 का विकल्प 2 रेखा चित्र इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 340 है कि मांटो मेरा दुश्मन रेखा चित्र किसका है? अब विकल्प 1 देवेंद्र सत्यार्थी का है, विकल्प 2 प्रकाश चंद्रगुप्त का है, विकल्प 3 उपेंद्रनाथ अस्क का है, या फिर विकल्प 4 मंडो भंडारी का है। देखिए मित्रों, मोटी मोटी बात है, इसको सब लोग जानते हैं कि अपने दुश्मन को, मेरा दुश्मन, अगर मेरे दुश्मन का चित्र दिखाई दे जाए है ना,
तो बिल्कुल क्या हो जाता है, आंखों से अश्क आने लगते हैं, डर होने लगता है। ठीक है ना। तो बस इसे दिमाग में बैठ लीजिएगा कि मेरा दुश्मन अगर दिखाई पड़ जाता है तो आंखों से अश्क आने लगता है। अश्क फॉर उपेंद्र नाथ अश्क, है ना। दिमाग में बैठा लीजिएगा कि मंटो मेरा दुश्मन इस रेखा चित्र के लेखक हैं उपेंद्र नाथ अश्क। तो प्रश्न संख्या 340 का विकल्प 3 उपेंद्र नाथ अश्क इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 341 है कि स्मृति की रेखाएं किसके रेखाएं की रेखा चित्रकार हैं, इन्हीं की स्मृति की रेखाएं रेखा चित्र किसका है। विकल्प 1 कह रहे हैं उपेंद्र नाथ अश्क का है, विकल्प 2 कह रहे हैं विनय मोहन शर्मा का है, विकल्प 3 श्री राम शर्मा का है, या फिर विकल्प 4 महादेवी वर्मा का है। तो देखिए जो स्मृति की रेखाएं हैं ना वो किसकी, बोले महादेवी की। महादेवी की स्मृति की रेखाएं छप गई, महादेवी की स्मृति की रेखाएं याद आती हैं। तो प्रश्न संख्या 341 का विकल्प 4 महादेवी वर्मा इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 342 है कि जंगल के जीव कृति के लेखक कौन है। अब जंगल के जीव एक रचना है, तो बता रहे हैं कि इसके लेखक कौन हैं। अब विकल्प 1 की बात करें तो श्री राम शर्मा है, विकल्प 2 श्रीकांत वर्मा है, और विकल्प 3 की बात करें तो श्री राम शर्मा, है ना, और विकल्प 4 है पदम सिंह शर्मा। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, जंगल के जो जीव हैं वो श्री राम शर्मा की कृपा से जीव रहे हैं, है ना। तो श्री राम शर्मा विकल्प 3। प्रश्न संख्या 343 का विकल्प 342 का विकल्प 3 श्री राम शर्मा इज राइट आंसर। इनके अलावा एक रचना इनकी और मिलती है कि प्राणों का सौदा, जंगल के जीव, ये सब सारी चीज़ें आप दिमाग में बैठा के रखिएगा, कभी कभी ये परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 343 है कि लाल तारा के रचनाकार हैं। अब विकल्प 1 रामवृक्ष बेनीपुरी है, विकल्प 2 पदम सिंह शर्मा है, विकल्प 3 महादेवी वर्मा है, या फिर विकल्प 4 कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। तो 343 प्रश्न है लाल तारा, अभी आपने देखा था, है ना। लाल तारा जब वृक्ष पे चढ़ के देखेंगे तो लाल तारा का चिन्ह दिखाई देगा, तो रामवृक्ष बेनीपुरी इज राइट आंसर। तो प्रश्न संख्या 343 का विकल्प 1 रामवृक्ष बेनीपुरी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 344 है कि हिंदी में रेखाचित्र के प्रथम रचयिता पंडित पदम सिंह शर्मा, यानी कि पदम सिंह शर्मा की रचना का नाम है। विकल्प 1 रेखा चित्र, विकल्प 2 पदम पराग, विकल्प 3 रेखाएं और रंग, और विकल्प 4 है सेतु बंध। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम, यानी कि प्रथम रेखा चित्र किसने लिखा है, तो पदम सिंह शर्मा ने लिखा। किस शीर्षक से लिखा, पदम पराग। तो हम लोग कैसे दिमाग में बैठे थे, पदम 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 पदम, है ना, पास से पदम सिंह शर्मा और पास से पदम पराग, पदम के रेखा चित्र, पास से पहला बिल्कुल पी, पास से पहला रेखा चित्र पदम सिंह का पदम पराग के शीर्षक से लिखा गया है। तो प्रश्न संख्या 344 का विकल्प 2 पदम पराग इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 345 है कि माटी की मूर्ति की विधा है, कहने का आशय है कि जो माटी की मूर्ति रचना है ये किस विधा की है। विकल्प 1 रेखा चित्र, विकल्प 2 कहानी, विकल्प 3 संस्मरण, और विकल्प 4 है उपन्यास। तो बिल्कुल 345 का आप सही समझ रहे हैं, है ना, कि जो माटी की मूर्त है, माटी की मूर्त की क्या बनती है, रेखाएं बन जाती हैं, रेखा से चित्र बनता है माटी की मूर्त से, तो रेखा चित्र है। किसका है, तो बिल्कुल रामवृक्ष बेनीपुरी जी का है। इसे भी आप दिमाग में रख लीजिएगा कि माटी की मूर्त रेखा चित्र किसका, रामवृक्ष बेनीपुरी जी का है। तो प्रश्न संख्या 345 का विकल्प 1 रेखा चित्र इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 346 है कि पुरानी स्मृतियाँ संस्मरण के रचनाकार हैं, यानी कि पुरानी स्मृतियाँ जो संस्मरण है इसको किसने लिखा है। विकल्प 1 डॉक्टर कर्ण सिंह ने, विकल्प 2 शिवपूजन सहाय, विकल्प 3 जो है रामवृक्ष बेनीपुरी, और विकल्प 4 है प्रकाश चंद्र गुप्त। बिल्कुल संभलिएगा और समझ करके इसका उत्तर दीजिएगा। देखिए मित्रों, जो स्मृति की रेखाएं हैं ना वो प्रकाश पाकर क्या हो जाती हैं, गुप्त हो जाती हैं। बस इसी तरह से दिमाग में बैठाने का प्रयास करिएगा कि स्मृति की रेखाएं प्रकाश पाकर गुप्त हो जाती हैं, प्रकाश पाकर गुप्त हो जाती हैं, तो हो जाएगा स्मृति की रेखाएं प्रकाश पाकर गुप्त हो जाती हैं, मतलब प्रकाश चंद्र गुप्त जी की है। ठीक है ना। बोले सर स्मृति की रेखाएं गुप्त हो जाती हैं, बोले कैसे, बोले जब प्रकाश पाती है तब। प्रकाश पार चंद्र प्रकाश गुप्त इसके लेखक है। तो प्रश्न संख्या 346 का विकल्प 4 प्रकाश चंद्र गुप्त इज राइट आंसर। ठीक है। अब प्रश्न संख्या 347 है हम हसमत भाग 2 की लेखिका है ना, कौन है, हम हसमत भाग 2 की लेखिका कौन है। अब विकल्प 1 मैत्री पुष्पा है, विकल्प 2 शोभाकांत है, विकल्प 3 किसला शोभती हैं, या फिर विकल्प 4 मनोहर श्याम जोशी है। तो देखिए हम हसमत, है ना, हम
हसमत। अब इसको हम को क्या कर लेते हैं, हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं। कौन, गोपिकाएँ कहती हैं। किसके, बोले सर किसड़ा के। हम साथ साथ हैं किसके, बोले किसड़ा के। कौन कहती हैं, गोपिकाएँ कहती हैं। तो हम हसमत को कर लीजिए हम साथ साथ हैं किसके, बोले किसड़ा के। किसड़ा फार किसड़ा सोबती जी की रचना है, इसकी लेखक जो है किसड़ा सोबती हैं। बस दिमाग में बैठा लीजिएगा कि हम हसमत है ना, हम हसमत को बना लीजिए हम साथ साथ हैं किसके, किसड़ा के। किसड़ा फार किसड़ा सोबती। तो प्रश्न संख्या 347 का विकल्प 3 किसड़ा सोबती इज राइट आंसर। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 348। कुछ यात्रा साहित्य हैं या रिपोर्टाज हैं जिन्हें भी आप देखेंगे, जिनमें 348 को आप देखेंगे तो यात्रा वृत्तांत के लेखक एवं यायावर के रूप में प्रसिद्ध, जिनकी प्रसिद्धि है वे हैं। तो कह रहे हैं कि यात्रा वृत्तांत और लेखक तथा यायावर के रूप में प्रसिद्ध हैं। कौन, है ना, इसको आप भी भली बात जान रहे हैं। विकल्प 1 यशपाल जी हैं, विकल्प 2 राहुल सांकृत्यायन जी, विकल्प 3 आगे, या फिर विकल्प 4 राय कृष्ण दास। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि यात्रा वृत्त और यायावर के रूप में जाने जाते हैं, वो विकल्प 2 राहुल सांकृत्यायन इज राइट आंसर। तो प्रश्न संख्या 348 का विकल्प 2 राहुल सांकृत्यायन सही विकल्प है। प्रश्न संख्या 349 है घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्त के लेखक हैं, यानी कि जो घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा शास्त्र है इस यात्रा वृत्त के लेखक कौन है। विकल्प 1 डॉक्टर नागेंद्र है, विकल्प 2 अगे हैं, विकल्प 3 राहुल सांकृत्यायन, या फिर विकल्प 4 शिव प्रसाद गुप्त है। तो देखिए घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है, जो घुमक्कड़ होगा। तो घुमक्कड़ कौन थे, बोले सर राहुल थे। तो राहुल सांकृत्यायन इसके सही लेखक होंगे। तो प्रश्न संख्या 349 का विकल्प 3 घुमक्कड़ कौन, राहुल, राहुल फार राहुल सांकृत्यायन, है ना। तो प्रश्न संख्या 349 का विकल्प 3 राहुल सांकृत्यायन इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 350 है कि लोहे की दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है। विकल्प 1 राहुल सांकृत्यायन की, विकल्प 2 डॉक्टर नागेंद्र की, विकल्प 3 रामवृक्ष बेनीपुरी की, या फिर विकल्प 4 यशपाल की। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि प्रश्न संख्या 350 का सही आंसर क्या होगा। देखिए मित्रों, राहुल सांकृत्यायन तो है नहीं, डॉक्टर नागेंद्र है नहीं, रामवृक्ष बेनीपुरी जी की बात करें तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी की एक रचना है जंजीरें और दीवार है, इसे ध्यान में रखिएगा, जंजीरें और दीवार है। और यशपाल जी की लोहे की दीवार के दोनों ओर, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 350 का विकल्प 4 यशपाल इज राइट आंसर, ठीक है ना। बोले दीवार के दोनों ओर कौन है, बोले यशपाल है, यशपाल यशपाल, है ना। तो दीवार के दोनों ओर क्या करिए, यशपाल यशपाल यशपाल, दिमाग में रख लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। दीवार के दोनों ओर बैठे हैं, बोले यश, दीवार के दोनों ओर यश, यश फॉर यशपाल। तो प्रश्न संख्या 350 का विकल्प 4 यशपाल इज राइट आंसर। तो इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों को आप आसानी से याद कर सकते हैं। और वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को बूस्ट करें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना, अगली वीडियो में फिर हम इसी तरह से 50 प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।